हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। हम लोग टेक्नीशियन के सवाल देख रहे हैं जो आपके सीटीआई के फाइनल एग्ज़ाम या फिर एंट्रेंस में इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, खासकर सीटीआई ये सब जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है इन्हीं सबसे क्वेश्चन तुम्हारे पुटअप किए जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और BSPCL के जो पेपर है तुम देख लेना, ये जो सीरीज़ चल रही है इसमें से करीब 25 to 30% क्वेश्चन अवश्य इसी से तुम्हारे मैच होंगे या फिर इससे ही मिलते जुलते कॉन्सेप्ट पे होंगे तुम्हारे। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। LP टेक्नीशियन के जो फॉर्म भरे हैं, फॉर्म रीओपन हुआ है टेक्नीशियन वाले, उसको फिर से जिसको मॉडिफाई करना है मॉडिफाई कर ले, नहीं तो उसको अगर है तो एक बार फिर से रीचेक कर ले अपना। ठीक है, चलो। और सेशन पे पहली बार आओगे बाबू सेशन को शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फायर एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिकल फायर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक विद्युत अग्नि के लिए उपयुक्त है। पहले तो ये पूछेगा कि ये बताओ कि जो बिजली से लगने वाली आग है वो किस ग्रुप के अंतर्गत आती है। तो पहले याद रखना मेनली 4 ग्रुप होते हैं। पहला जो ग्रुप होता है वो होती है सॉलिड के लिए, ठोस वाले के लिए, यानी तुम्हारी लकड़ी हो गए, कागज़ हो गए, कपड़े हो गए, इन सब के लिए होते हैं। ठीक है, बी वाली की बात करेंगे तो बी वाला जो होता है तुम्हारे लिक्विड के लिए हो गए, लिक्विड यानी जैसे केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सब हो गए। ऑप्शन सी जो होती है ये तुम्हारे विद्युत से लगने वाली आगे हैं। ठीक है, विद्युत से लगने वाली आगे हैं। ये तुम्हारे जो सी टाइप के होते हैं सारे विद्युत से लगने वाले आगे होते हैं। और डी में जो होता है वो गैस से लगने वाली आगे होती हैं, जैसे LPG, CNG, ये सब जितने होते हैं डी के अंतर्गत आते हैं। सही है, तो इसको याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें देखें तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शुष्क सेल यानी शुष्क रसायन पाउडर द्वारा क्या होते हैं, हम चाहें तो बिजली से लगे आग को बुझा सकते हैं। सही है, याद रखना। जो वाटर वाला होता है, जो वाटर जल होता है, इसे तुम लकड़ी, कागज़, कपड़े, इन सब के उनको आग को बुझा सकते हो। ठीक है, याद रखना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है कि व्हेन वर्किंग विद इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यू शुड, विद्युत उपकरणों के साथ काम करते समय आपको क्या करना चाहिए। बहुत तेज़ी से काम करना चाहिए, सभी लिखित प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए, गीले बूट पहनने चाहिए, या क्या काम पूरा होने के बारे में सोचना चाहिए। ये सब चीज़ तो एक्चुअली जो बेसिकली होता है हम यही सोचते हैं कि कब जल्दी से काम ख़त्म हो। ठीक है, बट हमको सबसे तेज़ी से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे लिए बन जाती है वो क्या बन जाती है कि ये ध्यान देना है कि जो जो नियम और कानून लिखे गए हैं उसको फॉलो करें, क्योंकि उपकरण से ज़्यादा आपकी सेफ्टी ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, जो वहाँ पे ऑपरेटर है तो उसकी सेफ्टी के लिए ज़्यादा काम किए जाते हैं। तो उन सभी चीज़ों को जो काम करें अच्छे से स्टेप को फॉलो करें कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो सभी लिखित प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इजली, यानी जो विद्युत धारा है वो आसानी से किसके द्वारा पास किया जा सकता है। तो ये सबसे इजी है और इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये मेरा हो जाएगा चालक। ठीक है, क्योंकि इसकी जो रेसिस्टेंस होती है, रेसिस्टेंस जो होती है चालक की लगभग एक तरीके से आइडियली जीरो तो नहीं होती, मगर ये क्या होती है बहुत कम होती है। क्या होती है, बहुत कम होती है, जिससे क्या होता है करंट आसानी से पास हो जाती है। सही है, इंसुलेटर की रेसिस्टेंस क्या होती है, अगर रेसिस्टेंस के इंसुलेटर की बात करें, इंसुलेटर के रेसिस्टेंस की बात करें तो ये लगभग अनंत होती है, इसलिए इसमें से धारा नहीं प्रवाह हो पाती। सही है, चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये सब क्वेश्चन तुमको लग रहा है कि बहुत ईजी है, मगर देख लेना इसी टाइप के क्वेश्चन तुमको कम से कम BSPCL में या फिर CTI में 50 क्वेश्चन पूछेगा तो 10 से 15 क्वेश्चन इसी लेवल के तुम्हारे रहेंगे। ठीक है, विच लॉ इज एप्लीकेबल इन इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन सा नियम लागू होता है। तो सबको पता है कि फैराडे के मेनली 2 नियम दिए गए थे जो अक्सर हर चैप्टर में तुमको मिल जाते हैं। मेनली मशीन की बात करें, एक तो क्या है फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत,
यानी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये वाले सिद्धांत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मशीनों में होती हैं, मेनली सभी मशीनों में होती है। और दूसरा क्या होता है, फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस का सिद्धांत, फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस का सिद्धांत, जिसमें M बराबर ZI T होता है। सही है, तो याद रखना ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो दो हैं ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और M बराबर ZI T। सही है, जो कि फैराडे द्वारा ही इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम में दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फैराडे का नियम। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको याद रखना। और ये किस चैप्टर की है, तो सर ये हमारी चैप्टर कौन सी हो जाती है, सेल चैप्टर की। सही है, जो सेल चैप्टर बैटरी चैप्टर है उस चैप्टर से आता है, ये बेसिक के अंतर्गत आते हैं। सही है ना, M बराबर ZI T पे फॉर्मूले भी न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो इसको याद रखना। चलो, और जेड की इकाई अधिकतर पूछती है, जेड की इकाई क्या होती है, तो जेड की इकाई क्या होती है, तो सर हमारी होती है ग्राम पर कूलम, इसको भी याद रखना है। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लेड एसिड सेल में हाइड्रोजन किस पर मुक्त होती है, यानी इन ए लेड एसिड सेल हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट, कहाँ से हाइड्रोजन निकलती है। ठीक है, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, बोथ नेगेटिव पॉजिटिव, न तो नेगेटिव न तो पॉजिटिव। सही है, तो देखो हाइड्रोजन क्या होती है, मिलनी H+ आयन होती है, तो ये कहाँ से मुक्त होता है, तो हमेशा पॉजिटिव प्लेट से ही मुक्त होता है, इसको याद रखना। ठीक है, कहाँ से, पॉजिटिव प्लेट से ही मुक्त होता है। और एक चीज़ और याद रखना है कि जो पॉजिटिव प्लेट होती है नेगेटिव से कम होती है, जो पॉजिटिव प्लेट होती है वो नेगेटिव से एक प्लेट कम होती है। सही है, इसका याद रखना, ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव से एक हमेशा कम होती है। ठीक है, चलो पॉजिटिव प्लेट जो होती है हमारी PbO2 की बनी होती है, और जो नेगेटिव प्लेट होती है वो Pb की बनी होती है। सही है, PbO की पॉजिटिव प्लेट बनी होती है और नेगेटिव प्लेट Pb की बनी होती है। जो कि पॉजिटिव प्लेट डार्क चॉकलेटी कलर होता है, वो स्लेटी कलर होता है फुल चार्जिंग पे। सही है, इसको याद रखना। और डिस्चार्ज होने पे सभी PbSO4 ही हो जाते हैं, इस चीज़ को याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्टिव मटेरियल ऑफ लेड एसिड सेल, यानी लेड एसिड सेल में एक्टिव मटेरियल कौन कौन सा है। तो हमको पता है कि सबसे एक्टिव मटेरियल जो हमारा होता है वो क्या होती है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नहीं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं होता है, पोस्ट टर्मिनल से कोई मतलब नहीं। एक्टिव मटेरियल की बात पूछा है तो जिंक या लेड पेरोक्साइड, तो जिंक से कोई मतलब नहीं, हमारी होती क्या है, लेड पेरोक्साइड, यानी PbO2 जो पॉजिटिव प्लेट होती है, यही हमारे लिए एक्टिव सेल का काम करता है। या फिर PbO2 होता है, फिर Pb भी होता है, तो वो भी ऑप्शन में सही था। और एक तो क्या होता है H2SO4, ये सभी मेरे क्या होते हैं, एक्टिव सेल के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा लेड पेरोक्साइड, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसका याद रखना, लेड पेरोक्साइड। सही है ना, चलो अगला। SWG का फुल फॉर्म पूछ रहा है, इससे इजी सवाल कुछ नहीं हो सकता, इसको जल्दी बढ़ा के आगे बोलते हैं, बता के आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज। क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। और एक होता है AWG का क्या होता है, अमेरिकन वायर गेज। क्या होता है, अमेरिकन वायर गेज। चलो अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन अर्थिंग रेजिस्टेंस बी रिड्यूस, यानी अर्थिंग प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है, पानी डालकर, अर्थिंग प्लेट के क्षेत्रफल को घटाकर, कई अर्थिंग श्रेणी में जोड़कर, या अर्थिंग प्लेट की गहराई को कम करके। तो देखो याद रखना, अर्थिंग प्लेट की क्षेत्रफल घटा के नहीं, ठीक है, बढ़ाकर हम क्या कर सकते थे, अर्थिंग प्लेट की रेजिस्टेंस को घटा सकते थे, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। और जो कि हम अर्थिंग में चाहते हैं कि प्रतिरोध निम्न से निम्न रहे, तो ये तो नहीं होगा। अगर क्षेत्रफल बढ़ा के बोलता तो ये सही हो जाता है। दूसरा, कई अर्थिंग को श्रेणी में जोड़कर, नहीं, कई अर्थिंग जोड़े तो जाते हैं मगर समानांतर में। प्लेट की गहराई घटाकर, नहीं, प्लेट की गहराई बढ़ाकर। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे गहराई बढ़ाते चले जाएंगे हमको नमी अंदर मिलती चली जाएगी, और नमी जहाँ भी होती है वहाँ पे प्रतिरोध का मान निम्न होता है। तो पानी डालकर एकमात्र मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कि पानी डालकर हम क्या कर सकते हैं, उसके प्रतिरोध को घटा सकते हैं। सही है, चलो अगला। कितना होना चाहिए, बिल्डिंग से
जो अर्थिंग होती है उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, तो लगभग 1.5 मीटर होनी चाहिए। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो क्या बोला है कि इन डेल्टा कनेक्टेड सर्किट व्हेन वन रजिस्टर इज ओपन देन पावर विल भी क्या हो जाएगा, यानी डेल्टा पर्पज संयोजन में जब एक प्रतिरोध खुला हो तो शक्ति का मान क्या हो जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा, 1/√3 गुना घट जाएगा, या फिर 1/3 गुना घट जाएगा। तो जब एक सर्किट ओपन हो जाती है तो इसको याद रखने वाली चीज़ें हमेशा क्या होती है, 1/3 गुना कम हो जाती है ओरिजिनल वैल्यू से। ठीक है, वही स्टार में क्या होती है, 3 गुना हो जाती है। ठीक है, चलो इसको याद रखना है। आगे देखो, इन ए 3 फेज सिस्टम व्हेन द लोड आर परफेक्टली बैलेंस द न्यूट्रल करंट क्या होगा, यानी 3 फेज प्रणाली में अगर जब लोड की पूरी तरह संतुलित हो तो न्यूट्रल धारा क्या होती है। ये बेसिकली स्टार की बात कर रहा है। स्टार में हमको पता है ऐसे होता है, और जब ये न्यूट्रल होती है तो जब ये बैलेंस होते हैं, यानी इसमें वोल्टेज का मान, इसमें वोल्टेज का मान, इसमें वोल्टेज का मान सेम हो, इसमें धारा का मान, इसमें धारा का मान और इसमें धारा का मान समान हो, या फिर इसमें इम्पीडेंस का मान, इसमें इम्पीडेंस का मान, इसमें इम्पीडेंस का मान समान हो, इसमें पावर फैक्टर का मान, इसमें पावर फैक्टर का मान, इसमें पावर फैक्टर का मान समान हो, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस सिस्टम। उस समय जो हमारी न्यूट्रल करंट होती है IN की वैल्यू वो हमेशा 0 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, 0 को। ठीक है, इसको याद रखना, भूलना मत, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है, तो इसका सही मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। सही है, 0 हो जाएगा। चलो अगला, PVC से क्या समझते हैं, सबसे इजी सवाल है। PVC से होता है मेरा क्या, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी तरह तुमको उसका पूछेगा TRS का फुल फॉर्म तो टफ रबर शीट, कैप का पूछेगा तो, ठीक है, कैप पूछता है तुमसे, TRS पूछता है तुमसे, इसका पूछता है PVC हो गया, MCB का पूछता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, फिर RCCB का पूछेगा तो इससे डुअल करंट सर्किट ब्रेकर, फिर MCCB का पूछता है तो मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, ELCB का पूछेगा तो आर्थलीच केस सर्किट ब्रेकर। ये सब चीज़ों की फुल फॉर्म याद रखना। ठीक है, CTS का पूछेगा तो कैप टायर सीथेट, ये सब जितने भी होते हैं ये सब सारी चीज़ें तुमसे पूछी जाती हैं और आते देखते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। चलो अगला, ये सब के फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि इससे क्या समझते हैं। क्या क्वेश्चन है कि द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिक इंड्यूस EMF, द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिक इंड्यूस EMF इज यूटिलाइज्ड इन, यानी गतिशील रूप से प्रेरित EMF सिद्धांत का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो देखो हमको पता है कि ट्रांसफार्मर मेरी क्या है, एक स्थैतिक युक्ति है। स्थैतिक मतलब स्टैटिक है, ये गति नहीं करती, इसलिए इसमें फ्रिक्शन लॉस भी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अगली चौक तो मेरी इंडक्टर, इससे कोई मतलब नहीं है। सही है, थर्मोकपल क्या है, मेरी एक तरीके का ट्रांसड्यूसर है। सही है, सही है ना। बचा क्या, जनरेटर, और हमको पता है कि जनरेटर क्या करता है, गति करता है तब EMF बनाता है, यानी डायनेमिक मतलब गतिशील रूप से जब घूमता है तब प्रेरित EMF करता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर किस पे जाएंगे, हम लोग जाएंगे सर ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी पे चले जाएंगे तो हमारा सही हो जाएगा थर्मोकपल, सॉरी सी पे ना, जनरेटर। सही है, इस चीज़ को याद रखना, जनरेटर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। आई होप बाबू सेशन अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन है, इससे सवाल पूछे जाएंगे। एक दिन तुम्हारे न्यूमेरिकल के सेशन लाएंगे, उसमें सारे न्यूमेरिकल दिखाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल किस टाइप के पूछे जाएंगे, CTI में हुआ या फिर BSPCL टेक्नीशियन में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सही है, चलो अगला। द फील्ड कॉइल ऑफ DC जनरेटर है यूजुअली मेड अप, हमको पता है कि जो फील्ड कॉइल होती है जनरेटर की उसी को मेन फील्ड भी बोलते हैं, और उसी द्वारा जो फ्लक्स उत्पन्न होता है उसे मेन फ्लक्स बोलते हैं, जो कि स्टेटर पे लगी होती है। सही है, तो ये पूछा है कि वो जो फील्ड कॉइल होती है किसकी बनी होती है, सबको पता है कि सर वो बनी होती है कार्बन की। अगर कार्बन नहीं ऑप्शन में रहता है तो एल्युमिनियम दिया होता है, कभी कभी एल्युमिनियम भी मारेंगे, मगर एल्युमिनियम बहुत बेकार चीज़ होती है, क्योंकि कभी कभी वाइंडिंग कराने को हम एल्युमिनियम से तो करा लेते हैं, मगर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। तो कॉपर की वाइंडिंग सबसे अधिक की जाती है। सही है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन कॉपर हो जाएगा। माइका क्या होती है, तो सर कम्यूटेटर सेगमेंट में यूज़ किया जाता है। कार्बन की ब्रश बनाई जाती है। कास्ट आयरन का क्या होता है, योक होता है, जिसको क्या बोलते हैं,
स्टेटर फ्रेम बोलते हैं, ये सब सभी चीज़ें होती है। चलो अगला, फॉर पैरेलल ऑपरेशन द जनरेटर नॉर्मली प्रेफर्ड आर, समानांतर संचालन के लिए समानांतर पसंद किए जाने वाले जनरेटर हैं। तो हमको पता है कि अगर किसी जनरेटर में पैरेलल ऑपरेशन कराना है तो सबसे बेस्ट वही है, कौन सा, शंट जनरेटर, क्योंकि इसमें वोल्टेज सभी नियम सभी कांस्टेंट है। तो हमारे यहाँ पे शंट जनरेटर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा डिसीजन। इसमें ईएमएफ सेम होता है, सही है, वोल्टेज सेम होता है, इसलिए इसका बैटरी चार्जिंग इन सब जगहों पे प्रयोग करते हैं जहाँ पे हमको कांस्टेंट वोल्टेज की आवश्यकता होती है, सही है। चलो अगला क्वेश्चन, सीरीज जनरेटर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो सब बूस्टर के रूप में करते हैं, ठीक है ना। चलो कंपाउंड जनरेटर कहाँ पे, तो जहाँ पे लॉन्ग ट्रांसमिशन करना होता है वहाँ पे। अगला देखो, व्हेन द लोड ऑन डीसी शंट मोटर इज इंक्रीज, जब डीसी शंट मोटर पर लोड इंक्रीज होगा तो स्पीड क्या होगी। तो देखो अगर आइडियली देखें, वैसे नॉर्मली प्रैक्टिकली देखें, आइडियली देखें, आइडियल की बात करते हैं, आइडियली तो इसकी स्पीड तो नियत रहती है, क्योंकि इसका जो ग्राफ बनाते हैं हम लोग, इसका जो ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ देखते हैं, इसका जो ग्राफ बनाते हैं इसको मान लेते हैं कि ये स्पीड है और ये लोड है, ठीक है। तो लोड बढ़े चाहे घटे, स्पीड आइडियली कांस्टेंट होता है, ठीक है। मगर जब लोड बढ़ता है तो धीरे धीरे, अगर प्रैक्टिकल रूप से बात करें तो हल्का सा क्या होता है, डाउन हो जाता है, स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है, सही है स्पीड। तो इसको हम बोल सकते हैं कि सर इसकी स्पीड जो है रिड्यूस स्लाइटली, यानी थोड़ी घटी आती है, क्या होती है सर, थोड़ी इसकी स्पीड घटी आती है, सही है। और वैसे देखें आइडियली तो रिमेन कांस्टेंट होती है, सही है ना। चलो अगला ग्राफ याद रखना, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में कौन सा मोटर यूज़ करेंगे, तो इलेक्ट्रिक मोटर समझ रहे हो, बहुत लोग पेट का पेपर देने गए होंगे पिछले साल वाला, इस साल वाला नहीं। तो कितनी भीड़ रही होगी ट्रेन में सबको पता है, 100 की जगह 300 लोग 400 लोग ठूस के जा रहे हैं, ठीक भी तब भी जगह नहीं, तो समझ रहे हो उतनी वेट वो कैसे खींच रहा होगा। तो ऐसी मोटर का प्रयोग करेंगे जहाँ पे जिसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा हो। स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा का मतलब कि जो टॉर्क है उसका क्या हो, IA के स्क्वायर के समानुपाती हो। तो ये बस एक ही मोटर के पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, DC सीरीज मोटर। इसका प्रयोग केवल लोकोमोटिव में ही नहीं, होइस्ट में, लिफ्ट में, क्रेन में, ट्राम में, सभी जगह करते हैं, सही है। चलो अगला क्वेश्चन, शंट मोटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, लेथ मशीन में करते हैं, ड्रिल मशीन में करते हैं, इन सब जगहों पे करते हैं, सही है। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग एलिवेटर, इन सब जगहों पे करते हैं, सही है ना। चलो अगला, जब लोड को रिमूव कर लेते हैं तो इनमें से कौन सी मोटर जो होती है एक्सेसिवली हाई स्पीड पे चलती है। एक सवाल, एक चीज़ बहुत पैदा पड़ती होगी कि ऐसी कौन सी मोटर है जो नो लोड पे नहीं चलानी चाहिए। तो नो लोड पे हमारी एक मोटर नहीं चलती जिसको क्या बोलते हैं, सीरीज मोटर। सीरीज मोटर को नो लोड पे कभी नहीं चलाना चाहिए, सही है, क्योंकि नो लोड पे चलाने पे उसकी फ्लक्स की वैल्यू शून्य होती है, और जब फ्लक्स की वैल्यू शून्य हो जाती है तो हमको पता है कि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, जब ये शून्य हो गई तो 1/0 इन्फाइनाइट देता है, तो स्पीड क्या होगी, बहुत ज़्यादा अनंत रूप से बढ़ जाती है, सही है। तो कौन सी मोटर है, तो सर वो मेरी मोटर है सीरीज। सीरीज को कभी नो लोड पे मत चलाना, ठीक है, और जैसे चलाना है चलाओ, मगर नो लोड पे कभी मत चलाना है इसको, सीरीज मोटर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, HPMV का फुल फॉर्म क्या होता है। पहले तो याद रखना, HPMV मतलब ये किस टाइप के लैंप है, तो गैस डिस्चार्ज लैंप है। कैसे है, गैस डिस्चार्ज यानी गैस विसर्जित लैंप है ये, सही है, इसको याद रखना है, गैस विसर्जित लैंप है ये। अच्छा, इसका फुल फॉर्म की बात करें तो हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप कहाँ गया, ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। और इससे और भी चीज़ें याद रखना, एक होता है LPMV यानी लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप होता है, उसको भी याद रखना। मरकरी वेपर के अगर कलर की बात करें तो इसकी कलर कैसी देती है, ब्लूइश वाइट कलर की होती है। ये बहुत ज़्यादा पूछता है कि ऐसा कौन सा बल्ब है जिसकी कलर, प्रकाश की रोशनी ब्लूइश वाइट होती है। तो ये हमारी जो होती है ये होती है, धनतेरस के दिनों में देखे होगे, जब धनतेरस के जब गणेश भगवान लक्ष्मी जी की मूर्ति बेचते हैं तो वहाँ पे ब्लू कलर की लाइट, तुमको लगेगा दूधिया कलर का ब्लूइश कलर की लाइट दिखती है, वो यही मरकरी वेपर लैंप ही होती है, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं,
इन व्हाट फॉर्म कैपेसिटर वर्क फॉर हाई फ्रिक्वेंसी। अच्छा, हाई फ्रिक्वेंसी पे कैपेसिटर कैसा कार्य करेगा, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट कैसा, देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। हमको पता है कि ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं, हम चाहें तो ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं, सॉरी ऐसे लिखना था। एक्सी बराबर क्या लिख सकते हैं सर, हम लिख सकते हैं 1/ओमेगा सी। ठीक है, 1/ओमेगा सी लिख सकते हैं। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, हमको पता है कि सर ओमेगा की वैल्यू होती है 1/2πf ओमेगा की वैल्यू, और ये सी था तो सी लिख देते हैं। सही है। अब देखो फ्रिक्वेंसी को क्या बोला है, ये जो फ्रिक्वेंसी है तुम्हारी, फ्रिक्वेंसी को बोला है कि हम बढ़ा रहे हैं। इस फ्रिक्वेंसी को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इस फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये फ्रिक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो एक्सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि हमको पता है कि जो एक्सी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f होता है। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी जब बढ़ती है तो एक्सी की वैल्यू घट जाती है। एक्सी की वैल्यू घटने का मतलब, एक्सी की वैल्यू के घटने का मतलब एक तरीके से देखें तो ओम की वैल्यू घट गई। ओम की वैल्यू घटने का मतलब रेसिस्टेंस की वैल्यू घट गई। बेसिकली समझाने के लिए, रेसिस्टेंस और इम्पीडेंस और रिएक्टेंस बहुत बड़ा अंतर है। रेसिस्टेंस की वैल्यू घट गई तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये कैसा बिहेव करने लगेगा, तो सर ये बिहेव करेगा मेरा शॉर्ट सर्किट की तरह। किसकी तरह, शॉर्ट सर्किट की तरह। और वही इंडक्टर पूछता तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता। सही है। चलो अगला देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबू सेशन पसंद आएगा तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देना, और चैनल पे पहली बार आओगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना बाबू। ठीक है ना, डेली वीडियो आएगी और ये लेवल धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट है जीरो पावर फैक्टर। जीरो पावर फैक्टर किसके होते हैं, जिसकी, अच्छा जीरो पावर फैक्टर देखो समझो मतलब क्या होता है, कॉस जीरो है, यही होता है ना, सॉरी कॉस जीरो बोलते हैं, कॉस 90 है, यही होता है जीरो ना। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, बोलोगे जीरो, क्योंकि कॉस 5 मतलब क्या होता है, पावर फैक्टर। कॉस 5 की वैल्यू जीरो लानी है, यानी 5 की वैल्यू 90 होनी चाहिए। ठीक है, तो देख लो ना 5 की वैल्यू 90 कितनी होती है। अगर रेसिस्टेंस की बात करें तो V और I सेम फेज में होते हैं। V और I क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं, यानी 0 डिग्री। ये तो पावर फैक्टर यूनिटी दे देगा। RL सर्किट की बात करें तो ये जो हमारी रिजल्टेंट निकल के आती है 90 से और 0 के बीच में होती है। RC की बात करें तो वो भी क्या होती है, 90 से 0 के बीच में होती है। बस फ़र्क इतना होता है कि अगर RL की बात करते हैं तो वोल्टेज I होता है, करंट पीछे होता है, और कैपेसिटर की बात करते हैं तो I आगे और वोल्टेज पीछे हो जाता है। बस इतना अंतर होता है। फिर प्योर इंडक्टर की बात करें तो प्योर इंडक्टर में होता है मेरा V आगे और I पीछे, वो भी कितना, 90 डिग्री। तो इसमें जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होती है मेरी, 0 होती है। तब यहाँ पे मारेंगे कि इसकी पावर फैक्टर क्या होती है, 0 होती है। और यही कैपेसिटर होता है उसकी भी पावर फैक्टर 0 होती है, मगर उसमें I आगे होता है, V पीछे होता है 90 डिग्री से। सही है। तो बाबू आई होप सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो बाबू इसको लाइक शेयर, और चैनल पे पहली बार हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, डेली वीडियो आती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।